नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। व्यावसायिक फसलों में पान की खेती प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में की जाती है और हमारे जिन किसान भाइयों ने नया पान बरेजा लगाया है उनमें बेलों की बढ़वार का समय चल रहा है। लेकिन इससे गुणवत्ता युक्त अधिक पत्तियों की प्राप्ति के लिए पान बरेजों में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुषमा नेमा। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और इस समय बरेजा में हम पान की फसल लगा रखी है। तो इस समय फसल की बढ़वार अच्छी हो रही है और हमें अगर फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है पान से, तो हमें बरेजे की और फसल की रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम अगर बरेजा हमारा कहीं से टूट रहा है या उसकी बल्लियां और कमची है बांस की सड़ गई है, तो हम उसको बदल के उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दें। दूसरी चीज़, जो आसपास खरपतवार लगे हुए हैं या बीच में बरेजे में उग रहे हैं, उनको उखाड़ कर नष्ट कर दें, क्योंकि खरपतवार एक तो बेलों के साथ भोजन का प्रतिद्वंदी होते हैं, तो भोजन को लेते हैं और बेलों को कम भोजन मिल पाता है। दूसरी चीज़, रोग और कीटों को भी आश्रय देते हैं, जो कि बाद में पान की फसल पर आक्रमण करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों को निकाल कर फेंक देंगे तो उसके साथ कीट और जो उस पर रोग पल रहे हैं वो भी खेत से बाहर, बरेजे से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देवें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो यदि आपके क्षेत्र में अधिक दिनों से वर्षा नहीं हुई है तो आप पान बरेजे में समय समय पर सिंचाई अवश्य करते रहें, जिससे पान की बेल और पत्तियों का उचित विकास हो सके। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल निकास और पोषक तत्व प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त पानी का निकास की भी प्रॉपर व्यवस्था रखें, क्योंकि उचित व्यवस्था रखना जरूरी है। अगर हम पानी कहीं भरा रह जाता है और जो रोगाणु हैं वो तेज़ी से फैलते हैं, तो अगर कहीं पानी भरा है तो उसकी हम नाली, बाजू से नाली बनाकर वो पानी को निकाल दें। दूसरी बात, हम उसमें बरेजे में कुछ इसके पोषक तत्व अगर कम हैं तो पोषक तत्वों को दें। जैसे इस समय हम नीम की खली और उसके अतिरिक्त कुछ और फर्टिलाइज़र, जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, उनको पौधों में देना चाहिए। नीम की खली को अगर हमें देना है तो नीम की खली को पहले हम थोड़े एक घड़े में या नाद में थोड़ा सड़ा लें। 4-8 दिन के बाद सड़ी हुई नीम की खली को हमको क्यारियों में देना है, बेलों के बाजू बाजू में डालना है। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय पान बरेजों में रोगों का प्रकोप अत्यधिक होता है, जिसके कारण पान की पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इन रोगों की पहचान कर समय रहते प्रबंधन करें। इस समय पान की फसल में एक जड़ सड़न रोग आता है, जो कि स्क्लेरोशियम नमक फफूंद के कारण होता है। इसमें हमारी बेलें सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं बेलें बीच बीच में भी सड़ने लगती हैं, कहीं कहीं ज़मीन से या जड़ से ही शुरू हो जाता है इसका सड़न। तो ये जो होता है एक फफूंद के कारण होता है, और कभी कभी एक जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उसके कारण भी बेलें सड़ने लगती हैं और पत्तियों के ऊपर भी धब्बे आते हैं। पत्तियों के ऊपर अगर जीवाणु से धब्बे आते हैं तो कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं और उसके चारों तरफ एक पीला रंग का छल्ला सा बनता है। उससे हम समझ लेते हैं कि ये जो धब्बा है जीवाणुओं के आक्रमण के कारण बना हुआ है। तो अगर जीवाणु का आक्रमण हो रहा है तो नीले होते के साथ हम कुछ एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इसका भी बहुत कम मात्रा में ppm में इसका उपयोग करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1000 में 1 भाग मिलाना होता है। तो उस तरह से हम मिला के ड्रेंचिंग करें या जो क्यारियों के बाजू बाजू में मिट्टी में भुरकाव करें, और इसका हम पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर एक और रोग आता है जिसे कि हम पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। ये जनरली फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण आता है। इसमें पत्तियां गलने से लगती, पहले उसमें
पनीले धब्बे बनते हैं, बाद में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्तियां गलने लगती हैं। इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर बारिश हो रही है, नम मौसम है, तो लगातार सारी पत्तियां बेल की सड़ने लगती हैं और बेल पूरी की पूरी आपकी गल जाती है। इसके लिए भी हम बोडो मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैनकोजेब एक दवा आती है, मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तो हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें उस समय तुरंत छिड़काव शुरू कर दें और 2-3 छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पे करें तो हम इस रोग को भी नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल को होने वाली हानि से बचा सकते हैं और पान का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फफूंद ट्राइकोडर्मा रोगनाशी के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अरशद अनवर। तो ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। एक्चुअली ये एक फफूंद है जो लाभदायक है। फफूंद ज़्यादातर जो है वो रोग क्रिएट करता है, यानी रोग को उत्पन्न करता है पौधे में। लेकिन एक ऐसा फफूंद है ट्राइकोडर्मा जो रोग के अगेंस्ट, रोग के विरोध में काम करता है, रोग को सप्रेस करता है, रोग को दबाता है और जितने भी सॉइल यानी मृदा और बीज जनित जो रोग हैं उसके विरोध में ये पूरा कारगर है और केमिकल के यूज़ को ये कम करता है। केमिकल को यूज़ नहीं भी करें और ट्राइकोडर्मा का यूज़ उसके बीज के शोधन में और उसके मृदा में जो आपका खाद है उसके साथ मिलाकर जैविक खाद जो है, जैसे गोबर का सड़ा हुआ गोबर हुआ, FYM हुआ, कंपोस्ट हुआ, उसके साथ मिलाकर आप खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसको उपयोग करने से जितने भी विल्टिंग यानी कि जो उकटा रोग हैं या झुलसा टाइप के रोग हैं जो आपको सॉइल और सीड बॉर्न यानी कि मृदा और बीज जनित जितने भी रोग हैं उसको ये नियंत्रित करता है और पौधे का स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा रखता है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो मिट्टी में मौजूद तो है लेकिन उसकी सक्रियता कम रहती है, जिसे अब वैज्ञानिकों ने तैयार करके फसलों के लिए उपयोगी और अधिक सक्रिय बना दिया है, जिसके प्रयोग से आज किसान लाभ ले रहे हैं। इसका प्रयोग करने से रोग ही नहीं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। कुछ ट्राइकोडर्मा मार्केट में अवेलेबल है जो सबॉर ट्राइकोडर्मा नहीं है और ये जो ट्राइकोडर्मा हम लोगों का सबॉर ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही विशेषता इसके अंदर ज़्यादा है। वो इस तरह के जब इसको हम लोगों ने डेवलप किया या इसका हम लोगों ने खोज किया तो 2 चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा। एक तो ये कि जो हार्श कंडीशन होता जा रहा है, जो प्राकृतिक या जो वातावरण चेंज हो रहा है, इस वातावरण चेंज में देखा जा रहा है कि 0.4 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर राइज़ किया है, यानी कि तापमान की वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में तापमान का वृद्धि होता रहेगा। तो हमें एक ऐसा ट्राइकोडर्मा चाहिए था जो अधिक तापमान में भी अपना विशेषता ना खोए और पैथोजन को यानी कि जो हमारे रोग है उसको सप्रेस करे। सामान्य तरीके से तैयार किए गए ट्राइकोडर्मा की सक्रियता धीमी होती है और रोगों का नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाता है, लेकिन आज वैज्ञानिकों के प्रयास से तैयार किया गया ट्राइकोडर्मा काफी सक्रिय है, जिसका मिट्टी में तेजी से फैलाव होता है और रोगों का नियंत्रण आसानी से करता है। तो ये ट्राइकोडर्मा हीट रेसिस्टेंट है, यानी कि ये ताप सहनशील है, जो 45 डिग्री टेम्परेचर तक ये ताप को सहन करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक और विशेषता है कि ये जो सैलाइन सॉइल है यानी ऊसड़ ज़मीन, उसमें भी ये काफ़ी कारगर है, जो दूसरे ट्राइकोडर्मा नहीं है। दूसरे ट्राइकोडर्मा जैसा यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा ट्राइकोडर्मा जो है वो 38 डिग्री पे हाई टेम्परेचर पे 35 डिग्री पे ही वो खुद ही सप्रेस हो जा रहा है, और जबकि अपना ट्राइकोडर्मा जो है सबॉर ट्राइकोडर्मा वो 35 डिग्री या हाई टेम्परेचर पे पैथोजन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इस ट्राइकोडर्मा का। और ये साथ साथ जो सॉल्ट है वैसी ऊसड़ ज़मीन वहाँ पे भी ये बहुत ही उपयोगी है और सभी प्रकार के फसल में ये इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ ये रोग को नियंत्रित करता है और जो स्वस्थ प्लांट है उसको और स्वस्थ उसके वृद्धि में ये प्रेरक होता है, उसको अच्छे से वृद्धि देता है, स्वस्थ बनाता है अच्छे प्लांट को भी।
और ये बहुत ही वातावरण के लिए, खेत के लिए और पशु के लिए किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाता है। और इसको यूज़ करके किसान अपने जितने भी फसल हैं उसका रोग फ्री वो अपना उत्पाद ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का फसलों में प्रयोग कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप खेत में बुआई या रोपाई से पहले इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले गोबर की खाद में मिलाकर इसको 5 से 7 दिनों तक छोड़ दें और नमी देते रहें। ऐसा करने से यह फफूंद खाद में ठीक से फैल जाएगा। उसके बाद खेत में प्रयोग करने से यह बहुत तेजी से काम करता है। इसके अलावा इससे बीज उपचार और फसलों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से घोल तैयार करते हैं। 10 ग्राम तक जो है 1 केजी सीड में 1 किलोग्राम बीज में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को शोधित कर दें। उसको बीजन से पहले, उसको बुआई से पहले। और अगर बिचड़ा है तो बिचड़ा को आप उसका घोल बनाकर उसको बिचड़ा को 4-5 घंटे और ओवरनाइट अगर पूरी रात भी अगर छोड़ देते हैं और उसके बाद बिचड़ा लगाएं तो आपको इससे रोग से निजात मिलेगा। तो बाज़ार में जो दूसरे ट्राइकोडर्मा हैं अभी उपलब्ध है वो 300 से 350 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उपलब्ध है। लेकिन हम लोग जो ट्राइकोडर्मा बाज़ार में दे रहे हैं किसानों के लिए वो 190 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को उपलब्ध है। और एक चीज़ यहाँ पे ये, चूँकि हम लोगों का केले का भी बहुत बड़ा एरिया है और केले में एक विल्ट देखी जा रही है, पनामा विल्ट, तो पनामा विल्ट में भी ये काफ़ी कारगर है। उसको इस्तेमाल करें और लगाने से पहले ही अगर इस्तेमाल कर लें किसान, उसके गड्ढा बनाने के समय में इसको इस्तेमाल करें, उसी में डाल दें साथ में कंपोस्ट के साथ, तो पनामा विल्ट का भी बहुत हद तक निदान किया जा सकता है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान प्रोले 18.5 SC की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव होने की स्थिति में दोनों के नियंत्रण के बाद कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल में नाव के आकार के धब्बे दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लाजोल का छिड़काव किया जाना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत में अधिक पानी भर जाने पर पानी खाली करें और कम पानी होने पर मेड़ को बांधकर वर्षा जल का संचयन करें। खुर्रा या कतार बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनक्साप्रॉप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों को अच्छे से सहारा प्रदान करें। गोभी वर्गीय सब्जियों का धरहा तैयार करें। शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करें। खरीफ प्याज की खेत में रोपाई करें। अदरक और हल्दी की फसलों में हल्की मिट्टी चढ़ाकर दूसरी बार पलवार करें। जो किसान भाई अभी तक पपीते की रोपाई नहीं कर पाए हैं वे अभी भी कर सकते हैं। सब्जियों के धरहा को ऊंचे स्थान पर 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में लगाएं और वायरस रोग से बचाने के लिए सफेद एग्रोनेट यानी मच्छरदानी के अंदर लगाएं। धरहा को पौध गलन रोग से बचाने के लिए बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। किसानों को पशु विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स व अन्य बीमारियों के खिलाफ अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। यदि दुधारू पशुओं के अयन में खरोंच व चोट लगा हो तो हिमैक्स लोशन लगाएं। पोल्ट्री किसानों को सलाह दी जाती है कि रानीखेत बीमारी से बचाव के लिए पोल्ट्री बर्ड को टीका लगवाएं। पशु बाड़े के आसपास उगी झाड़ियों, गाजर घास को उखाड़कर फेंक दें एवं जहां पानी इकट्ठा होता हो वहां के गड्ढों को भर दें ताकि मच्छर न पनपने पाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जावरौली, जिला इटारसी के कृषक भगरी प्रसाद ने। ये गुलदाउदी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो भगरी प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गुलदाउदी की खेती विशेष प्रकार के फूलों के लिए की जाती है।
यह एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है जो एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे खुले खेत और कृत्रिम वातावरण पॉली हाउस के अंदर भी आसानी से उगा सकते हैं। यह एक आकर्षक और लोकप्रिय फूल है जिसे शरद ऋतु की रानी भी कहते हैं। वही गुलदाउदी को ग्लोरी ऑफ ईस्ट का मम नाम से भी जानते हैं। इसमें निकलने वाले फूल गुलाबी, क्रीम, सफेद, पीला, लाल व हल्के हरे होते हैं। गुलदाउदी के फूलों को कट फ्लावर और लूज फ्लावर अलंकृत बगीचों, क्यारियों और गमलों की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाजारों में स्टैंडर्ड टाइप के पुष्पों की मांग स्प्रे टाइप गुलदाउदी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाई गुलदाउदी की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। जलवायु: गुलदाउदी का पौधा शरद ऋतु वाला होता है। इसके पौधे 8 से 16 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास कर लेते हैं। अधिक या कम तापमान पौधे विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। भूमि: गुलदाउदी की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, किंतु अधिक फूलों के उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व उचित जल निकासी वाली भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो अच्छी होती है। वही खुली धूप वाले स्थानों में भी गुलदाउदी का पौधा ठीक से विकास कर लेता है, जिस वजह से गुलदाउदी को किसी भी भूमि में उगा सकते हैं। आज के समय में गुलदाउदी की कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जिनकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वह इस प्रकार से है। सफेद: व्हाइट मुंडियाल, व्हाइट मनी मेकर, स्पाइन मार्क, स्टार मार्क, विलियम टर्नर, व्हाइट हार्मोनी, व्हाइट स्टार आदि प्रचलित है। पीला: रोगन येलो, बटर कप, सुपर येलो, सनबीम, सोनार बंगला, इवनिंग स्टार, लेडी फ्रैंक, क्लार्क, येलो स्टार आदि मुख्य हैं। गुलाबी: पिंक मार्बल, बॉन्ड स्ट्रीट, रीगल वेस्टलैंड, पीक इम्पाला, फनसाइन, कैसेंडा, रीगल एनी, कवर गर्ल, पिंक टर्नर प्रमुख है। लाल: रीगन रेड, रेड गैलेक्सी, रेड नेरो, क्रिम्सन एनी, एल्फ्रेड विल्सन, एल्ड सिम्पसन प्रमुख है। खेत की तैयारी: गुलदाउदी की खेती करने के लिए पहले खेत की ग्रीष्म ऋतु के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। खाद और उर्वरक: किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। सामान्य तौर पर गुलदाउदी की खेती करने के लिए 1 माह पूर्व गोबर की सड़ी खाद 20 टन और नीम की खली 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद पौध रोपाई से पूर्व यूरिया 100 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फूलों का उत्पादन अधिक मिलता है। पौधरोपण: किसान भाइयों, गुलदाउदी के पौधों की रुपाई से पूर्व तैयार खेत में क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद टहनियों या तैयार पौधों की रुपाई करते हैं। इन पौधों की रुपाई कतारों में की जाती है। पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए रुपाई करते हैं। इसके लिए जून से जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। गुलदाउदी के पौधों को तैयार होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। जब पौधों पर लगे फूल पूरी तरह से खिल जाएं, उस दौरान फूलों की तुड़ाई करते हैं। 1 एकड़ के खेत में 15 से 50 क्विंटल का औसतन उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को गुलदाउदी की खेती से अच्छी कमाई हो जाती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।